वेलकम बैक टू अमृत की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ का, जहाँ पे हम लोग डेली एक नया एनसीईआरटी का चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीट तरीके से जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, जो कि है अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल और पृथ्वी। इस चैप्टर को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग रात के आसमान में देखते हैं तो हम लोग को कई सारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमको आसमान में देखने को मिलता है। कुछ ऑब्जेक्ट जो है टिमटिमाता है, कुछ ऑब्जेक्ट चमकता है। तो जो टिमटिमाता है वो है स्टार, तारा। तारा के पास खुद का अपना लाइट होता है, वो खुद के लाइट को इमिट करता है और टिमटिमाता है। लेकिन जो चांद है उसके पास खुद का लाइट नहीं है, वो सूरज के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसकी वजह से वो चमकता हुआ दिखता है। तो तारा टिमटिमाता है और चंद्रमा चमकता है। ये दोनों डिफरेंस है कि तारा टिमटिमाता है, वो ट्विंकल करता है, और जो मून है वो क्या करता है, साइन करता है। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते एक टर्म है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी मतलब होता है खगोलीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है खगोलीय पिंड। तो ये क्या है, तो जो हमारा सूरज है, द सन, द मून एंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जो हमारा सूरज है, हमारा चांद है और बाकी जितने भी चमकने वाले ऑब्जेक्ट, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट जो हमको आसमान में रात को दिखते हैं, वो सब क्या है, वो कहलाते हैं सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड। ठीक है, हमारा सूरज, चांद और बाकी अदर ऑब्जेक्ट जो हमको रात के आसमान में दिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड। अब अगर हम बात करें तो हमको रात के आसमान में तारा भी दिखता है और क्या, चांद भी दिखता है। तो तारा तो लगातार टिमटिमाता हुआ दिखता है। कुछ तारा कम टिमटिमाता है, कुछ तारा ज़्यादा टिमटिमाता है। जो स्टार्स जो है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। जो स्टार्स की जो दूरी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो दिखते हैं छोटे। लेकिन एक्चुअली में स्टार जो है बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन दूर होने की वजह से वो छोटे दिखते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो मून के बारे में, तो मून क्या है, मून हमको चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, लेकिन मून का क्या है, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज और अलग अलग पोजीशन हम लोग को अर्थ से दिखता है। मून का क्या है, अलग अलग शेप होता है और अलग अलग पोजीशन होता है। तो एक होता है फुल मून। ठीक है, फुल मून कब होता है, महीने में एक बार, जिस दिन हमको पूरा चांद कंप्लीट एक पूरा चांद दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल मून। ये महीने में एक बार होता है। उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा वाले दिन चांद जो है एक्चुअल में पूरा दिखता है। इस पूर्णिमा के 14 दिन के बाद, इस पूर्णिमा के 14 दिन के बाद आता है न्यू मून या अमावस्या। इस दिन क्या है, रात के आसमान में हमको मून नहीं दिखता है बिल्कुल। अगर साफ आसमान हुआ तो हमको जितना भी चीज़ है, तारा वगैरह सब कुछ दिखेगा, लेकिन इस अमावस्या के दिन हमको मून नहीं दिखता है, चंद्रमा आसमान में नहीं दिखता है। किस दिन, अमावस्या के दिन। और पूर्णिमा में क्या होता है, कंप्लीट मून दिखता है। ये पूर्णिमा में कंप्लीट मून दिखेगा, अमावस्या में मून आसमान में नहीं दिखता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टार्स, तो स्टार्स क्या है, तो बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडी विच आर मेड अप ऑफ गैसेस आर कॉल्ड स्टार्स, तारा। ठीक है, बड़ा और गर्म खगोलीय पिंड जो कि गैसेस से बना होता है। तो वो खगोलीय पिंड जो गैसेस से बना होता है, जो बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं, तारा बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी है कि तारा होता क्या है। तो तारा जो है उसके पास खुद का लाइट, तो स्टार्स के पास खुद का लाइट और हीट होता है। मतलब वो खुद के पास, तारों के पास खुद का लाइट भी होता है, हीट भी होता है। वो स्टार्स खुद का लाइट इमिट करते हैं। मून सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून के पास खुद का कोई लाइट नहीं है, लेकिन तारों के पास खुद का लाइट है, वो खुद के लाइट को इमिट करता है। सूरज क्या है, सूरज भी जो है स्टार है और ये नियरेस्ट स्टार है। सूरज क्या है, सूरज जो है वो नियरेस्ट, सन क्या है, सन नियरेस्ट स्टार है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या मतलब होता है, तारामंडल। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है तारामंडल। तो ये क्या है, तो कलेक्शन ऑफ स्टार विच फॉर्म्स अ डिफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तारों का ऐसा समूह जो एक पैटर्न बनाए, जो एक अलग अलग तरीके का पैटर्न बनाए, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन या तारामंडल। जैसे उर्सा मेजर,
बिग बियर, सप्तऋषि, तो ये सब क्या है, कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा एक पढ़ा है कि हम लोग रात के आसमान में हम लोगों को अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। उन ऑब्जेक्ट को हम स्टार्स बोलते हैं, मून बोलते हैं। स्टार्स के बाद खुद का लाइट होता है, वो ट्विंकल करता है, टिमटिमाता है। और जो मून है उसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो शाइन करता है। हम लोग को दिन में, अगर हम दिन के उजाले में आसमान में देखें तो हम लोगों को चंद्रमा नहीं दिखता है। क्यों? तारे नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से वो चंद्रमा और जो तारे हैं वो छुप जाते हैं, मतलब उनका लाइट नहीं दिख पाता है। सूरज की रोशनी के सामने उन तारा और चांद का रोशनी नहीं दिख पाता है। इसलिए दिन के आसमान में हमको ना ही स्टार्स और ना ही मून जो है आसमान में दिखता है। अब देखते हैं फिर इसमें आगे और क्या है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे फिर क्या था। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, जिसको लोग बोलते हैं ध्रुव तारा। हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तारामंडल क्या होता है। तो जब कई सारे तारे का झुंड एक डेफिनेट पैटर्न, एक शेप बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो उसी में क्या आता है अलग से फिर नॉर्थ स्टार या पोल स्टार। ये क्या है, इसको ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में, जब पहले के ज़माने में, जब कंपास वगैरह के पहले भी जब डायरेक्शन पता करना होता था तो लोग जो है इस ध्रुव तारे के ज़रिए डायरेक्शन का, दिशा का जो है पता करते थे। क्योंकि ये क्या है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। जब हमें नॉर्थ का पता चल जाएगा तो हम बाकी दाएं ईस्ट वेस्ट जो है निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, नॉर्थ स्टार, ये हमेशा सेम पोजीशन में रहता है। ये जो है हमेशा सेम पोजीशन में रहता है। वो पोजीशन कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। इसको हम लोकेट कैसे करेंगे, अगर हमको आसमान में ढूंढना होगा कि नॉर्थ स्टार कौन सा है तो हम कैसे पता करेंगे। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे पोल स्टार का। तो सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन के ये जो दो पॉइंटर स्टार है, जब इन दोनों पॉइंटर स्टार से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो भी तारा इस लाइन पे आएगा वही क्या होगा, नॉर्थ स्टार कहलाता है और वही नॉर्थ स्टार होगा। उसके बाद क्या है, प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स जो है इसका मतलब जो होता है वांडरर, मतलब घूमने वाला। प्लैनेट्स का जो है मतलब होता है वांडरर, मतलब क्या होता है, घूमने वाला। तो ये होता क्या है, तो प्लैनेट जो है तो सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास खुद का लाइट और हीट नहीं होता है और वो चमकता है या शाइन करता है किसकी मदद से, स्टार्स की मदद से। तो ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है और वो तारों की मदद से चमकता है या शाइन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेट्स। हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। 9वां था प्लूटो, जिसको हटा दिया गया था फिर से। अभी कितना है, 8 प्लैनेट है। ठीक है, तो हमारा सोलर सिस्टम क्या है, सौर मंडल क्या है, तो जो हमारा सन है और 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट उपग्रह है, उपग्रह, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट जो उपग्रह है और बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड, उल्कापिंड, ये सब मिलके क्या बनाता है, ये सब मिलके सौर मंडल, सोलर सिस्टम बनाता है। सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, ये सब मिलके पूरा सौर मंडल बनाता है। अब हम देखेंगे सौर मंडल में कौन कौन सा है। तो ये है सूरज, सन। सबसे पहला जो है सन क्या है, ये एक स्टार। सन क्या है, ये स्टार है, सबसे नियरेस्ट स्टार है। अर्थ का जो सबसे पास जो स्टार है वो कौन है, सन। इसके पास खुद का लाइट भी और हीट भी है। अभी हम लोग सन के बारे में आगे देखेंगे। तो ये है 8 प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड जो है एक तरह से पत्थर का पूरा डेब्रिस है, रॉक्स का डेब्रिस है, मतलब पूरा रॉक्स का ही पूरा एक बेल्ट है जो सन के अराउंड चक्कर लगाता है फिक्स ऑर्बिट में। ये हमेशा एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है। तो जुपिटर के बाद क्या है, सैटर्न जिसमें रिंग है, यूरेनस, और उसके बाद क्या है, नेपच्यून। तो ये है हमारे सौर मंडल का 8 प्लैनेट जो सूरज के पूरा गोल चक्कर काटता, सूरज के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है। ये जो 8 प्लैनेट है ये सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए सौर मंडल में है। जो सन जो है इन 8 प्लैनेट को सौर मंडल में बाइंड करके रखा है।
सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है इन 8 प्लैनेट को और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनको बाइंड करके, मतलब उनको बांध के रख रखा है सोलर सिस्टम में। कौन? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखते हैं इसमें आगे और क्या है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास क्या है? रिंग्स हैं। उनके अराउंड जो है रिंग्स बना हुआ होता है गैसेस का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है मरकरी, अर्थ, वेनस, मार्स। मरकरी, अर्थ, वेनस, मार्स जो है वो क्या है? इनर प्लैनेट्स है। उसका मतलब क्या है कि वो रॉक से बना हुआ है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स को हम लोग इनर प्लैनेट बोलते हैं, ये रॉक से बना हुआ होता है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये क्या है? आउटर प्लैनेट है। ये क्या है? गैसेस से बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वीनस जो है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ का ट्विन। वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है और जो साइप है ये बहुत ज़्यादा जो है मिलता जुलता है अर्थ से। और वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार, उसके बाद इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं वीनस को। और अर्थ का ट्विन किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो क्या है? 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ जो है 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद अर्थ का शेप कैसा है? तो अर्थ के शेप को बोलते हैं जॉइड। अर्थ के शेप को बोलते हैं जॉइड। जॉइड का मतलब होता है शेप लाइक अर्थ। और ये कैसा होता है? तो ये हल्का सा क्या होता है? ऊपर जो है वो हल्का सा फ्लैट होगा। ऊपर क्या होगा? हल्का सा फ्लैट होगा। तो इस शेप को बोलते हैं हम जॉइड। ये स्फीयर नहीं है, स्फीयर पूरा गोल होता है। जॉइड क्या है? जॉइड में ऊपर जो है वो हल्का समतल बना हुआ होता है, इसलिए हम अर्थ के शेप को क्या बोलते हैं? जॉइड बोलते हैं। उसके बाद अर्थ और वेनस, अर्थ और वीनस जो है, अर्थ और वीनस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। सारे बाकी सारे प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, लेकिन अर्थ और वीनस जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। अर्थ और वीनस वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सन क्या है? तो सन जो है हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सेंटर है। सन हमारे सौरमंडल का सेंटर है या सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये क्या है? गैसेस से बना हुआ है। ये सन जो है वो हॉट गैसेस, गर्म गैसेस से बना हुआ है। सन हमारे पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सन जो है हमारे पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स द बाइंडिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी एस्ट्रॉइड है और जितना भी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सोलर सिस्टम में बंधा हुआ है। किसकी वजह से? वो सन के बाइंडिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब जो है हमारे सौरमंडल में बंधा हुआ है या बाइंड है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन जो है वो हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है, एकमात्र जो है स्रोत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे फिर पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट है कि अर्थ जो है वो हमारे जीने के लिए सूटेबल क्यों है? अर्थ इज सूटेबल फॉर लिविंग बिकॉज, अर्थ पृथ्वी जो है हमारे जीने के लिए सूटेबल क्यों है? क्योंकि पृथ्वी ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। जो भी फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है जीने के लिए वो पृथ्वी पे मौजूद है। इस वजह से पृथ्वी जो है जीने के लिए अनुकूल है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? एयर है, वाटर है। उसके बाद क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैस, जीवन को जो सपोर्ट करने के लिए जो ज़रूरी गैसेस चाहिए वो पृथ्वी पे मौजूद है। जैसे CO2, O2 ये सब क्या है? अलग अलग तरह का जो गैस जो पृथ्वी पे मौजूद है जिसकी वजह से हम जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मून के बारे में, चांद के बारे में, चंद्रमा के बारे में। तो मून क्या है? ये जो है सैटेलाइट है। मून हमारे पृथ्वी का उपग्रह है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सैटेलाइट है। मून पृथ्वी का सैटेलाइट है। इसका डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। उसके बाद ये जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मून जो है अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और नेक्स्ट हम लोग जब भी मून को देखते हैं तो हम लोग को हमेशा मून का सेम साइड दिखता है। पृथ्वी से मून का हमेशा सेम साइड दिखता है। क्यों? क्योंकि मून का जो रोटेशन है, रोटेशन का मतलब होता है कि मून जब ये ऐसे गोल घूमता है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। जब मून अपने एक्सिस पे गोल घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन। और वैसे ही घूमते हुए जब पूरा चक्कर काटता है अर्थ का उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अपने एक्सिस पे गोल घूमना उसको बोलते हैं रोटेशन और पूरा अर्थ का चक्कर काटना उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो मून का
पृथ्वी से हमेशा सेम साइड दिखता है। क्यों? क्योंकि मून का जो रोटेशन है और रिवॉल्यूशन है वो जो है ऑलमोस्ट सेम है, जो कितना है 28 दिन है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का पीरियड सेम होने की वजह से हम लोगों को अर्थ से हमेशा मून का सेम साइड दिखता है, एक ही साइड दिखता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम है सैटेलाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं उपग्रह। तो ये क्या है, सैटेलाइट जो है इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी डेट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट जो है सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है। इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी डेट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। जिस तरीके से जो प्लैनेट है सन के अराउंड मूव करता है, उसी तरीके से ये जो सेलेस्टियल जो सैटेलाइट है ये भी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है, तो ये जो है मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है। एस्ट्रॉइड्स जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है। ये है क्या, तो ये टाइनी बॉडीज़ है जो सन के अराउंड मूव करता है। एस्ट्रॉइड्स टाइनी बॉडीज़ है जो सन के अराउंड मूव करता है, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो है ये प्लैनेट्स का पार्ट है जो बहुत साल पहले, बहुत लाखों साल पहले फटा था। लाखों साल पहले जो प्लैनेट्स फटा था उनका ये पार्ट्स है। ये बात की साइंटिस्ट का मानना है कि एस्ट्रॉइड जो है वो प्लैनेट्स का पार्ट है जो वो लाखों साल पहले फटा था। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेट्रॉइड्स या उल्कापिंड। तो मेट्रॉइड्स क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स का स्मॉल पीस है जो सन के अराउंड मूव करता है, उसको बोलते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक जो सन के अराउंड मूव करता है, इसको बोलते हैं मेट्रॉइड्स। इसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। एस्ट्रॉइड पता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेगा, लेकिन इसका कोई फिक्स ऐसा लोकेशन नहीं है। इसके बाद क्या, कभी कभी क्या होता है कि मेट्रॉइड जो है पृथ्वी पे गिरता है। तो जब वो पृथ्वी पे गिरता है तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से, वातावरण की वजह से, तो कभी कभी क्या होता है ये जो एस्ट्रॉइड है ये पृथ्वी पे गिरता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, जो फ्रिक्शन की वजह से जो टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से वो जल के एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसा जल के ख़त्म नहीं हो पाता है, मतलब जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर की गर्मी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है और उसका कुछ पार्ट जो है अर्थ पे गिर जाता है, जिसकी वजह से अर्थ पे बड़ा बड़ा खड्डा बनता है। तो वैसा मेट्रोइड जो अर्थ पे गिरता है, जो कम्प्लीटली जल नहीं पाता और अर्थ पे गिर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीटियोर। उसको हम लोग बोलते हैं मीटियोर। नेक्स्ट है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, लाखों करोड़ों स्टार्स का जो पूरा एक बड़ा सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार, डस्ट और गैसेस का एक पूरा बादल। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी जो है ह्यूज, बहुत बड़ा सिस्टम है, लाखों करोड़ों स्टार्स का, डस्ट और गैसेस के बादल का, क्लाउड्स का। तो वो क्या मिलके बनाता है, वो मिलके बनाता है गैलेक्सी। यूनिवर्स, तो जब लाखों गैलेक्सी आपस में मिलता है तो क्या बनता है, यूनिवर्स। जब लाखों गैलेक्सी आपस में मिलता है तो क्या बनता है, यूनिवर्स। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंडर है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसके अंडर है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है। तो जब लाखों गैलेक्सी मिलता है तो क्या बनता है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट जो भी उसमें उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो सारा डिस्कस कर लिया। इसके बाद उस चैप्टर से कुछ भी पॉइंट जो है नहीं बचता है, आपका ये कि बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको देख के अपना जो है नोट्स एक तरह से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अब जो डेली इस तरह का से वीडियो आपका एक तरह से पूरा बीपीएससी एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम, कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए कंपलसरी होता है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का। और जो भी सेलेक्टेड चैप्टर जो मैंने
वीडियो बनाया था बीपीएससी के लिए, जो भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका मैंने वीडियो बना रखा है। उन सारे वीडियोस को, चैप्टर्स को मैं इसी वीडियो की तरह ऐसे वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।